हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। तो कल वाले लेक्चर में हमने एट द एंड लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था। फिर मैंने ये भी बोला था लीनियर मोमेंटम को बढ़ा सकता है फोर्स, लीनियर मोमेंटम को घटा भी सकता है फोर्स। तो अगर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो जाए वही वैल्यू देता है उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा। तो न्यूटन साहब ने इसी को वैल्यू दे दिया। न्यूटन साहब ने क्या बोला सेकंड लॉ में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कहने का मतलब अगर हमारे पास ये बॉडी है और इसका मोमेंटम जो है ये चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब इस पे नेट फोर्स लगा होगा। भाई इस पे फोर्स लगा होगा। न्यूटन साहब ने बोला जो एक बॉडी पे नेट फोर्स लगता है वो बराबर होता है उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में, डीपी बाई डीटी। आर यू गेटिंग इट? या ऐसे समझ, एक बॉडी मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पर उसका मोमेंटम था पी, है ना। अब मान लेते हैं कि टाइम हुआ टी प्लस डी टी, टाइम बाई हुआ टी प्लस डी टी। तो मैं मान के चलता हूं कि इस बॉडी का मोमेंटम पी प्लस डीपी हो गया। अब देखो टाइम टी पे मोमेंटम था पी और टाइम टी प्लस डी पे मोमेंटम आया पी प्लस डीपी। तो यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम चेंज हुआ। अगर मैं बोलूं चेंज कितना हुआ, अगर मैं बोलूं चेंज इन मोमेंटम कहां से कहां सर, फ्रॉम टी से लेकर टू टी प्लस डी टी, सर वो चेंज इन मोमेंटम है डीपी। अगर मैं देखूं ये कितने टाइम में चेंज हुआ, भाई डीटी टाइम में चेंज हुआ, तो यही वैल्यू देगा इस बॉडी पे नेट फोर्स लगने वाला जो भी होगा। अब देखो, अब अगर ये मोमेंटम बड़ा होगा तो फोर्स किधर लगा, सर फोर्स लगा इसके इधर। अब अगर ये मोमेंटम घटा होगा तो फोर्स किधर लगा, इधर। अब इंपॉर्टेंट बात, सर नेट फोर्स और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में नहीं होते। अलबत्ता डीपी जो कि कहलाता है चेंज इन मोमेंटम और नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है, कहने का मतलब सर डीपी और नेट फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ये होते हैं सेम डायरेक्शन में। ये बोला न्यूटन साहब ने। तो फिर से बताइए न्यूटन साहब ने क्या बोला, यदि एक बॉडी पे नेट फोर्स लगे वो नेट फोर्स बराबर होता है डीपी डिवाइडेड बाय डीटी। मतलब मोमेंटम का वेरिएशन क्या है टाइम के साथ, वो आपको देगा नेट फोर्स। अब देखो ये डिफरेंशिएशन को याद करो। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, ये हमें देता है वैल्यू एट अ पॉइंट, वैल्यू एट अ पॉइंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर ये हमें वैल्यू एट अ पॉइंट देगा तो हम ऐसा कह सकते हैं सर ये हमें वैल्यू देता है इंस्टेंटेनियस फोर्स का। तो डीपी बाई डीटी हमें देता है सर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस फोर्स। आर यू गेटिंग इट? बिल्कुल सर। अब देखो इसकी कुछ स्पेशल केसेस है। अब कुछ स्पेशल केसेस है न्यूटन सेकंड लॉ के। सर स्पेशल केसेस क्या है, फिर से हम मान के चलते हैं कि ये एक बॉडी है और इसका मोमेंटम किसी भी टाइम टी पर पी है और फोर्स लगा इधर। सर ये फोर्स क्या काम करेगा, ये नेट फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू नेट फोर्स। सर ये भी हमें पता है अगर किसी भी टाइम टी पर बॉडी की वेलोसिटी आ गई v, बॉडी की वेलोसिटी थी v और इसका मास था m, तो मोमेंटम को क्या लिखा जाता है, सर मोमेंटम को लिखा जाता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो नेट फोर्स आएगा भाई d, इस मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं सर mv अपॉन dt। अब देखो भाई इस डिफरेंशिएशन ऑफ m इंटू v को याद करो बाय प्रोडक्ट रूल, m ऐसे ही रहेगा dv अपॉन dt प्लस अब v ऐसे ही रहेगा dm अपॉन dt। तो कहने का मतलब भाई मोमेंटम कितने तरीकों से चेंज हो सकता है। इधर देख, मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं यदि बॉडी का मास चेंज हो या बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो। अगर बॉडी का मास चेंज होता है तो मोमेंटम चेंज होगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज होगा। अब मास और वेलोसिटी के दोनों चेंज होने से मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ कैसे आया वही वैल्यू देता है नेट फोर्स को। तो मुझे बता ये नेट फोर्स जो है ये तो आया mdv बाई dt प्लस vdm बाई dt। ये dv बाई dt होता क्या है, सर ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सर हम ऐसे लिख सकते हैं नेट फोर्स को लिख सकते हैं हम सर m dv अपॉन dt क्या आएगा, एक्सेलरेशन प्लस और एक चीज है ये। भाई ये वाली चीज कब आएगी, ये वाली चीज तब आएगी जब मास वेरी करे। लेकिन हमारे पास जो आता है या तो भाई मास चेंज होगा या तो मास चेंज होगा उससे नेट फोर्स आया,
भाई या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाए। अब मैं आपको यह बोलता हूं सर, इफ v इज कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हो तो फिर नेट फोर्स लगने के लिए कौन सी चीज चेंज होनी चाहिए? भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इंप्लाइज एक्सेलरेशन क्या होगा सर? एक्सेलरेशन होगा जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर नेट फोर्स लगेगा कैसे सर? नेट फोर्स लगेगा ऐसे, v dm अपॉन dt। ये भाई ये है वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल मास से सर मोमेंटम चेंज हो सकता है, मोमेंटम चेंज हुआ तो उससे नेट फोर्स लग सकता है। कहने का मतलब अगर मैं यहां पे एक बलून ले लूं, ऐसे मैंने एक बलून ले लिया, इसको मैंने यहां पे बंद कर दिया, बिल्कुल इसके अंदर है एयर। अब अगर इसके अंदर एयर है तो अब मैंने यहां जो ओपनिंग है इसको खोल दिया, तो मुझे बताओ यहां से जो मास ऑफ एयर है वो बाहर आने लगेगा। भाई मास ऑफ एयर बाहर आने लगा, मान कि ये एयर आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से एयर बाहर आया। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर आया तो एक्सेलरेशन क्या हुआ सर? एक्सेलरेशन हुआ जीरो। तो फिर फोर्स लगेगा कैसे सर? फोर्स इसीलिए लगेगा क्योंकि हमें पता है नेट फोर्स का फैसला ये भी करता है डीएम बाई डीटी। अब इधर देख, बलून से क्या बाहर आने लगा सर? एयर बाहर आने लगी। अब इससे एयर बाहर आने लगी तो इसमें डीएम बाई डीटी जो है, डीएम बाई डीटी को क्या लिखा जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं सर मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर कमिंग आउट पर सेकेंड। इसे मास फ्लो रेट भी कहते हैं। तो इस मास के बाहर आने से इस बलून पे एक फोर्स लगेगा, है ना? अब वो कहां लगेगा वो अलग बात है, लेकिन फोर्स तो लगेगा। तो ये हो जाता है वेरिएबल मास वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब अगर m फिक्स हो, इफ m इज कांस्टेंट, अगर m चेंज ना हो जाए, भाई अगर m चेंज ना हो जाए तो फिर फोर्स लगने के लिए देखो, भाई मास कांस्टेंट तो dm बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो। तो फिर नेट फोर्स किसके बराबर आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये है दो स्पेशल केस न्यूटन सेकंड लॉ के। सर नेट फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन साहब का सेकंड लॉ जो हमने उसको मॉडिफाई किया है, अगर मास कांस्टेंट हो तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस वाले केस में मास कांस्टेंट। जैसे देखो सर ये एक ब्लॉक हमने रखा है, सर ब्लॉक रखा है, इसका मास है m। अब देखो, अब इस पे हमने फोर्स लगाया, भाई सीधी सी बात है, इस ब्लॉक को चलाएंगे, इसका मास तो कांस्टेंट रहा। अब कांस्टेंट रहा तो मुझे बताओ फोर्स लगेगा क्यों? सर फोर्स लगेगा क्योंकि इस फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन आया, और फोर्स को लिखा जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब बात आएगी इस गुब्बारे की, तो यहां जो बलून पे फोर्स लगा, भाई एयर बाहर, तो एयर बाहर पुश हुआ, तो उससे एक फोर्स कहां लगा? अंदर की तरफ। भाई वो फोर्स जो आएगा वो आएगा सर, बाहर एयर आ रही थी, लेट्स सपोज वेलोसिटी v से, लेकिन मास इज चेंजिंग। अब मास का घटना जो है वही इस फोर्स को वैल्यू देगा। ये हो गया वेरिएबल मास का। और ये हो गया अगर मास हो कांस्टेंट, तब एक्सेलरेशन का आना जरूरी है, और एक्सेलरेशन को लाएगा कौन? नेट फोर्स। अब अगर देख, अब अगर मास भी चेंज हो रहा है और बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा सर? ये वाला। भाई अगर बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो तो इससे फोर्स आएगा। अब अगर बॉडी का मास भी चेंज हो, भाई उससे ये वाली टर्म आएगी। तो नेट फोर्स दो टर्म से आ सकता है, भाई मास के चेंज होने से और वेलोसिटी के चेंज होने से। अब अगर देख, अब अगर वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो फिर फोर्स लगने के लिए किसको चेंज होना पड़ेगा? मास को चेंज होना पड़ेगा। ये है v dm by dt। जैसे देख, ये रॉकेट है, भाई रॉकेट जब टेक ऑफ करता है, जब जमीन की सतह से वो उठता है, तो क्या होता है सर? हम चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो कांस्टेंट, हम चाहते हैं कि ये रॉकेट टेक ऑफ करे कांस्टेंट वेलोसिटी से। भाई इसके अंदर जो है ईंधन वो जलता है, तो इधर बेसिकली dm by dt, क्योंकि मास का जलना जो कि इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बाहर आता है, तो मास का जलना ही किसको प्रोड्यूस करता है? भाई इस पे एक अप थ्रस्ट लगता है। भाई मास जला तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इस रॉकेट ने इस मास को जलाया, तो इस पे एक अप थ्रस्ट लगता है। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। इस पे फोर्स लगता है ऐसे, है ना? अब इस वाले केस में अगर मैंने बोला मास इज कांस्टेंट, तो भाई ये वाली टर्म नहीं आएगी। फिर फोर्स लगने के लिए क्या आना चाहिए? वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। वेलोसिटी का चेंज होना ही नेट फोर्स को जन्म देगा। तो इन शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं सर, अगर मैं F लिखूं v dm by dt, आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये नेट फोर्स तो है, एक बॉडी पे नेट फोर्स है, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मास। अगर मैं ऐसा लिखूं F इज इक्वल टू ma, सर ये भी न्यूटन साहब का एक स्पेशल केस है सेकंड लॉ का, लेकिन इसमें मास क्या होगा? कांस्टेंट। ये मैं वेरिएबल मास, ये कांस्टेंट मास। और अगर मैं ये बोलूं F इज इक्वल टू dp by dt, सर dp by dt क्या है? मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ। बेसिकली ये है सेकंड लॉ, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये है सेकंड लॉ न्यूटन साहब का, और ये वाले जो है ये है स्पेशल केसेस। पूरी इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए।
ये, आर यू गेटिंग इट? अब हम आगे चलते हैं कि अब ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है न्यूटन साहब का जो सेकंड है, इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो भाई मुझे बोल, एफ को क्या लिखते हैं हम सर? डीपी अपॉन डीटी। बिल्कुल सर, डीपी अपॉन डीटी लिखते हैं। अब देख, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब डिफरेंशिएशन क्या मेजर करता है? स्लोप। भाई किसका स्लोप? स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, इसका स्लोप हमें क्या देगा सर? इसका स्लोप हमें देगा नेट फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर दूं, अगर एक बॉडी पे फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण मोमेंटम ऐसे चेंज हुआ, ऐसे मान लेते कि ये एंगल है 45 डिग्री। भाई एक बॉडी है ऐसे, उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ, टाइम के साथ चेंज हुआ। मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया भाई, उसका पी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है। तो इस पे फोर्स कितना लगा होगा सर? इस पे फोर्स लगा होगा, हमें करना ही नहीं कुछ, हमें पता है सर एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी। सर डीपी बाई डीटी, लेकिन हमें पता है ये होता है स्लोप के बराबर, लेकिन स्लोप होता है tan ऑफ थीटा, लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो चेंज नहीं होता, तो tan ऑफ 45 लिखा जाएगा। tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है ना? ओके, ये हमने कर लिया। अब अगर मैं ऐसा बोलूं सर, एक बॉडी का मोमेंटम ऐसे चेंज हुआ, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, तो बताओ फोर्स कितना लग रहा था एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स? ऐसा बोला उसने, फोर्स बताओ 2 सेकेंड्स में कितना लगा था? 2 सेकेंड्स में कितना लगा था? तो मुझे लिखना चाहिए सर एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। हाँ जी सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो भाई, ये बन जाएगा 2t प्लस 2। भाई ये फोर्स देखो, ये फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब मेरे से कब पूछा है? 2 सेकंड पे, तो मैं बोलूंगा सर फोर्स एट 2 सेकेंड्स इज इक्वल 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन लगा था। आर यू गेटिंग इट? अब ये भी तो पूछ सकता है ना वो एवरेज। अब देख एवरेज फोर्स को कैसे लिखें। मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास एक बॉडी है, उस पर फोर्स लगा, ये फोर्स था वेरिएबल, ये लेट सपोज कि ये फोर्स था वेरिएबल। इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है पी इनिशियल, और कुछ टाइम बाद ये t1 टाइम पे मान इसका मोमेंटम है पी इनिशियल, और टाइम t2 बाद इसका मोमेंटम हुआ पी फाइनल। अब देख, अब अगर मैं बोलूं t1 से लेकर t2 तक एवरेज फोर्स क्या लगा, तो अगर मैं एवरेज फोर्स देखूं वो आएगा सीधा सर चेंज इन मोमेंटम अपॉन ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में आया। सीधी सी बात है, अगर मैं एवरेज फोर्स देखूं तो मुझे क्या देखना चाहिए भाई? t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक टोटल मोमेंटम चेंज कितना हुआ, डिवाइडेड बाय वो कितने टाइम में आया था। तो ये है एवरेज फोर्स। इस बीच भले कि फोर्स वेरिएबल हो, लेकिन हम ये तो बता सकते हैं ना कि यहां से लेकर यहां तक एवरेज फोर्स कितना लगा होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसा। अब ये वाले सवाल को देख, ये वाला सवाल जो था, अब अगर इसी सवाल में मैं जोड़ दूं सर व्हाट इज द एवरेज, फाइंड एवरेज फोर्स इन 2 सेकेंड्स। अब पूछा सर आपने तो 2 सेकंड में बोला, भाई 2 सेकंड पे आपने फोर्स बोला तो ये 6 न्यूटन है। भाई ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, क्योंकि मैंने t इज इक्वल टू एक पॉइंट ऑफ टाइम मैंने चूज किया 2 सेकंड, और मुझे फोर्स मिला 6 न्यूटन। अब इधर देख, अगर मुझे एवरेज फोर्स चाहिए 2 सेकंड में, सर मास्टर साहिब आपने बोला एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई कितने टाइम में वो चेंज आया, तो लिखना होगा सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम। भाई इसने पूछा ना इन 2 सेकंड्स, तो फाइनल टाइम होगा 2 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम हमारा होगा 0, क्योंकि इसने बोला 2 सेकंड में कितना चेंज आया। अब देखो फाइनल मोमेंटम के लिए मुझे टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी भाई? 2 पुट करनी पड़ेगी। भाई अब टाइम की वैल्यू मोमेंटम निकालने के लिए क्या पुट करेगा? 2, तो मोमेंटम आएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। अब देख माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई? टाइम को 0 पुट करोगे, भाई यहां 0 तो क्या बचेगा सर? 3 बचेगा, डिवाइड बाय टाइम है कितना सर? टाइम है 2। तो ऐसे एवरेज फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये कह सकते हैं 3 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 8 8 बाई 2 तो 4 न्यूटन। तो ये है बेसिकली एवरेज फोर्स जो 2 सेकंड में लगा, 0 से लेकर 2 सेकंड, और ये t इक्वल टू 2 सेकंड क्या है? इंस्टेंटेनियस। तो इतना याद रखा हमने सर, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ कहता है dp डिवाइडेड बाय dt गिव्स वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और वो फोर्स होता है इंस्टेंटेनियस। अब अगर हमें एवरेज चाहिए तो हमें ऐसे लिखना चाहिए सर डेल p अपॉन डेल t। आर यू गेटिंग इट? वेरी गुड। अब देख इसका, तो हमें समझ में आया सर स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ हमें देगा फोर्स। अब देख एरिया के टर्म्स में हम बात करते हैं कि देखो हम पढ़ रहे ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, पीटी ग्राफ का स्लोप देखूं वो नेट फोर्स देगा। अब एरिया की बात करते हैं सर, एरिया की बात करते हैं सर, ठीक है एरिया की बात करते हैं। अब देख सर हमें पता है F इज इक्वल टू dp बाई dt, बिल्कुल सर।
ये फोर्स कौन सा है सर? इंस्टेंटेनियस। तो डीपी को ऐसे लिख सकता हूं एफडीटी। अब देख, अब अगर इंटीग्रेट करूं, भाई हमें पता है ये फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है। मान t1 टाइम पे मोमेंटम था p1 और t2 टाइम पे मोमेंटम था p2, तो क्या बनेगा सर? ये और ये कैंसल, फिर बनेगा p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 को लिखना चाहिए सर डेल p, और ये यहां से बराबर आया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। कहां से कहां सर? टाइम t1 से लेकर t2 तक। अब देख, इंटीग्रेशन का लफ्जी मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का लफ्जी मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। यहां देख, इंटीग्रेट किया है फोर्स को टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है अगर फोर्स और टाइम ग्राफ बनाया जाए, फोर्स और टाइम ग्राफ बनाया जाए, उसके नीचे एरिया देखूं, वो एरिया किसको वैल्यू देता है? चेंज इन मोमेंटम को वैल्यू देता है। तो हम ये कहेंगे सर ये होता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कौन सा कर्व? भाई एफटी कर्व। एरिया अंडर एफटी कर्व जो होगा वो क्या देगा हमें सर? गिव्स चेंज इन मोमेंटम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, चेंज इन मोमेंटम, ये चीज। तो इसको मैं बक्से में भरता हूं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला, ये चीज, इसको अच्छे से देखो सर। इंटीग्रेशन ऑफ एफडीटी t1 से लेकर t2 तक। आप देखो फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है। अब कितना मोमेंटम चेंज हुआ तो आप देखोगे एरिया अंडर एफटी करो, वो आपको देगा चेंज इन मोमेंटम, और वो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या कहलाता है? डेल पी। सर हमने दो बातें सीखी। अगर पीटी ग्राफ दिया है उसका स्लोप हमें देगा फोर्स। अब अगर एफटी ग्राफ दिया है उसका एरिया हमें देगा चेंज इन मोमेंटम। आर यू गेटिंग इट? अब इस चेंज इन मोमेंटम को और एक नाम दिया जाता है, चेंज इन मोमेंटम को बच्चे और एक नाम दिया जाता है इंपल्स। थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है, वो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस चेंज इन मोमेंटम का और एक नाम है इंपल्स भी। चेंज इन मोमेंटम का और एक नाम है इंपल्स भी, ये आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे। अब यहां मैं हल्का फुल्का सा सवाल आपको देता हूं ऐसे। मान कि एक बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा, एक बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा, ठीक है, और ये फोर्स लगा। अब देख इससे मोमेंटम क्या होगा सर? मोमेंटम होगा चेंज। अब उसने बोला सर जो मोमेंटम का जो फोर्स का चेंज था टाइम के साथ, फोर्स का चेंज टाइम के साथ कुछ ऐसा था, ऐसा। ये है 1 सेकंड, ये है 2 सेकंड, और इसकी पीक वैल्यू है 10 न्यूटन। एक बॉडी पे फोर्स लगा तो कैसे लगा? पहले 0, फिर 10, फिर 10 से फिर से 0, मतलब पहले फोर्स बढ़ा फिर घटा। अब देख ये फोर्स क्या करेगा भाई? 0 से लेकर 10 न्यूटन तक फोर्स की वैल्यू बढ़ी तो वो मोमेंटम को बढ़ाएगा। उसके बाद फोर्स की वैल्यू घटी लेकिन लगा तो उसी डायरेक्शन में अभी, तो अभी भी जो है मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन अब थोड़ा स्लोली वो बढ़ेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकंड्स। तो मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम बताओ 2 सेकंड में कितना होगा। सर आपने हमें सिखाया है, सर क्या सिखाया है? आपने सिखाया हमें सर एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, वो क्या देता है सर? वो हमें देता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम करने के लिए क्या करूं सर? हमारे पास तो ये एफ टी ग्राफ है, तो मुझे लिखना चाहिए 1/2, क्योंकि इसका एरिया ये वाला है। अब ये एक ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस। बेस कितनी है? 2, और आल्टीट्यूड कितना है सर? आल्टीट्यूड है 10। ये और ये कैंसिल, तो डेल पी इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आपको मोमेंटम निकालना आना चाहिए। इससे पहला वाला सवाल जो था भाई, वहां पी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया था, तो वहां अपनी स्लोप निकालकर नेट फोर्स का वैल्यू देखा। अब अगर आपको एफ टी ग्राफ देके होगा, सर अगर एफ टी ग्राफ देके है तो फिर हमें क्या करना होगा सर? हमें उसका एरिया देखना होगा। एरिया देख के हमें पता चलेगा कि मोमेंटम का चेंज कितना आया है। तो मोमेंटम को कौन चेंज करता है सर? मोमेंटम को चेंज करता है फोर्स। अगर मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा, बॉडी का बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, हम हर टाइम पे देख रहे भाई मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, तो कहने का मतलब उस पे नेट फोर्स लगा ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? अब और एक चीज है, रिलेशन बिटवीन एवरेज फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स के बीच कैसा रिलेशन है वो हमें देखना होगा। मेरी बात को समझ। मैंने बोला यहां एक बक्सा है, t1 टाइम की बात हो रही है, लेट्स सपोज टाइम t की बात हो रही है, और कुछ टाइम बाद टाइम हुआ t प्लस डेल टी, थोड़ा मतलब ठीक ठाक टाइम हमने बढ़ाया, और यहां इसका मोमेंटम था p,
और यहां इसका मोमेंटम चेंज होकर कितना आया सर, p प्लस डेल पी। बात को समझ, ये ब्लॉक है, इसका मास है m, और टाइम t पे इसका मोमेंटम हमने पाया p, और कुछ टाइम बाद, कितना टाइम बाद सर, p प्लस डेल टी, मतलब ठीक ठाक टाइम चेंज हुआ, तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, p प्लस डेल पी। मैं मान के चलता हूं सर इस पे फोर्स लगा था, वेरिएबल फोर्स, इस पे फोर्स लगा F, और ये वेरिएबल है, तो मैं ये कह सकता हूं सर जो इस पे वेरिएबल फोर्स है वो बराबर होगा dp बाई dt के। हाँ जी सर, लेकिन अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देख लूं, इस वेरिएबल फोर्स ने यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम चेंज किया, कितना सर, p से लेकर p प्लस डेल पी। अब अगर मैं बोलूं मुझे कितना एवरेज फोर्स लगाना चाहिए जो सेम मोमेंटम चेंज करता जितना कि इस वेरिएबल फोर्स ने चेंज किया यहां से लेकर यहां तक, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं कोई एवरेज फोर्स लगाना चाहता हूं जो बिल्कुल उतना ही मोमेंटम चेंज करे जितना मोमेंटम उस केस में हुआ था, मतलब t से लेकर t प्लस डेल टी। यहां मोमेंटम कितना था सर, यहां मोमेंटम था p, अब कितना मोमेंटम आया, p प्लस डेल पी। फर्क यह है भाई, दोनों केसेस में चेंज इन मोमेंटम क्या है, दोनों केसेस में चेंज इन मोमेंटम आया डेल पी, और कितने टाइम में सर, टी डेल टी टाइम में। फर्क यह है कि ये मोमेंटम हमने यहां से लेकर यहां तक चेंज किया वेरिएबल फोर्स से, अब मैं चाहता हूं मैं इतना ही मोमेंटम चेंज करूं, लेकिन किससे, एवरेज फोर्स से, तो कर तो सकते हैं। तो फिर ये वेरिएबल फोर्स और एवरेज फोर्स के बीच रिलेशन कैसा होगा वो हमें देखना है। देखो ये होता है भाई इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब अगर मैं एवरेज फोर्स देख लूं सर, एवरेज फोर्स होता है डेल पी अपॉन डेल टी, बिल्कुल सर। अब ये वाली इक्वेशन को देख लो भाई, यहां डीपी किसके बराबर आएगा, एफ डी टी, बिल्कुल सर एफ डी टी आएगा। अब ये डीपी बाई डी टी को देख, इसको देख, देख भाई, अब मैं चाहता हूं चलो ठीक है, अब टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ भाई, टाइम t से लेकर t प्लस डेल टी तक, यहां टाइम t से लेकर t प्लस डेल टी तक मोमेंटम कितना चेंज हुआ सर, p से लेकर p प्लस डेल पी तक। तो ये और ये कैंसल, अपर लिमिट क्या है, p प्लस डेल पी, माइनस लोअर लिमिट क्या है सर, p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। अब t को बोल सर t1 टाइम और t प्लस डेल टी को बोल t2 टाइम, तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूं सर, t1 t हमारा इसको बोला t1 और t प्लस डेल टी को बोला t2। आर यू गेटिंग इट? तो ये हमारा आया चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सर चेंज इन मोमेंटम आया। ये किसके बराबर है, एफ डी टी। लेकिन ये मुझे बोल, ये फोर्स जो है ना ये कौन सा है सर, ये है वेरिएबल फोर्स, ये वाला फोर्स जो है ये है वेरिएबल, क्योंकि इधर देख यहां से हम इंटीग्रेट करते आए हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं वेरिएबल फोर्स की टाइम के रेस्पेक्ट में t1 से लेकर t2, वो हमें क्या देगा सर, चेंज इन मोमेंटम। अब मैं चाहता हूं डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, ये कितने टाइम में हुआ था सर, t1 से लेकर t2, मतलब डेल टी टाइम में आया था, तो डिवाइड बाय डेल टी कर और डिवाइड बाय डेल टी कर। भाई ये क्या चीज है, ये भाई यही तो एवरेज फोर्स है। तो एवरेज फोर्स किसके बराबर होता है सर, अगर मैं इंटीग्रेट करूं फोर्स को टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये फोर्स कौन सा फोर्स है सर, ये वेरिएबल फोर्स है, t1 से लेकर t2 तक, और डिवाइडेड बाय कर दूं टोटल टाइम, तो ये हमें क्या मिल जाएगा सर, ये हमें मिल जाएगा एवरेज फोर्स। फिर से देख, अगर मुझे एवरेज फोर्स चाहिए, एवरेज फोर्स किसके बराबर होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अब यहां देख लिमिट्स किसके लगने चाहिए, टी के, तो ये वाला फोर्स है वेरिएबल टाइम के साथ, इंटीग्रेशन एफ डी टी कहां से कहां सर, t1 से लेकर t2 तक, तो डिवाइडेड बाय क्या करूं सर, डिवाइड बाय करना चाहिए डेल टी, मतलब t2 माइनस t1। ये बस यहां के लिए वैलिड नहीं है भाई, ये जगह जगह वैलिड है, हर जगह ये वैलिड है, ये बस इधर काम नहीं आता, ये जगह जगह काम आता है। मतलब अगर हमें एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस, ये है इंस्टेंटेनियस फोर्स, ये है एवरेज फोर्स, अगर हमें रिलेशन चाहिए t1 से लेकर t2 तक, तो हमें करना चाहिए इंटीग्रेशन एफ डी टी डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ऐसा कुछ। अब अगर मैं बोलूं ऐसा, हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, तो देख मतलब आप x को वैल्यू देते जाओगे, y अपना वैल्यू पकड़ता जाएगा। अब अगर मैं बोलूं इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या होगा, मैं चाहता हूं इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो आप काम करोगे सर, एफ ऑफ एक्स लिखना है dx x1 से लेकर x2 तक, ठीक है सर, तो डिवाइड बाय करना होगा x2 माइनस x1 किसी भी चीज के लिए। अब अगर मैं ये देखो, अगर ऐसा मैं बोलूं करंट के रेस्पेक्ट में, आपको पता है सर करंट होता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज करंट देखूं वो किसके बराबर होता है सर, टोटल फ्लो ऑफ करंट डिवाइड बाय कितने टाइम में। अब अगर इनके बीच मुझे रिलेशन चाहिए, ये तो इंस्टेंटेनियस है, ये किसका फंक्शन है, ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये तो एवरेज, एवरेज हमारा कांस्टेंट होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, एवरेज करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट का वेरिएशन क्या है टाइम के साथ, मतलब ये वाला करंट टाइम के साथ चेंज हुआ, dt t1 से लेकर t2
अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये इतना ही है कि मास के चेंज होने से जो है फोर्स लग सकता है, वेलोसिटी के चेंज होने से फोर्स लग सकता है, दोनों के चेंज होने से भी फोर्स लग सकता है। अब रॉकेट प्रपल्शन देखो भाई, रॉकेट में जो मास है वो जलता है, मास के जलने से फोर्स आता है। अब गुब्बारे से हवा बाहर निकल रही है तो वहां हवा के निकलने से फोर्स लगता है। अब हम ब्लॉक को चला रहे हैं भाई, ब्लॉक का मास तो चेंज नहीं होता, अब वेलोसिटी के चेंज होने से वहां फोर्स लगता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके। अब देखो, अब हम आते हैं सवाल नंबर फर्स्ट पे। अब यहां पूछा है फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन द फिगर शोन एज। अब देख, यहां एक ब्लॉक, यहां एक स्फीयर है जिसका मास है m और ये वेलोसिटी u से आ रहा है, यहां टकरा के ये बिल्कुल ऐसे हो गया। भाई स्पीड सेम रही, स्पीड सेम रही, लेकिन मोमेंटम चेंज हुआ। सर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई। पहले देख, ये स्फीयर, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है u और ये ऐसे आया। भाई टकराने के बाद ये ऐसे सीधा चला गया। भाई स्पीड सेम रही। अब स्पीड सेम रही लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हुई। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे जा रहा है। तो मेरे से पूछा बताओ सर चेंज इन मोमेंटम कितना है? तो क्या करें? तो हम ऐसा कर सकते हैं सर, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, क्योंकि जो कि हम इंक्लाइन पे मानते हैं सर, ये एक्स एक्सिस और फिर हमारे लिए ये वाई एक्सिस। सर ये हमारे लिए वाई एक्सिस, बिल्कुल। अब देख, जब ये टकराएगा तो किस रफ्तार से टकराया? यू रफ्तार से। अब इस यू के कितने कंपोनेंट कर दूं? सर यू के 2 कंपोनेंट कर दूं। सर एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ऐसे। आर यू गेटिंग इट? फिर से समझ। सर ऐसे इसका एक कंपोनेंट हुआ क्योंकि ये वेलोसिटी यू, अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये वाले को देख, इस वेलोसिटी को देख, ऐसे ये इंक्लाइंड है, ये कैसे टकराया? सर ये ऐसे टकराया यू से। अब इसके कितने कंपोनेंट? सर इसके कंपोनेंट है 2। सर ये वाला हो जाएगा इसका यू कॉस ऑफ थीटा और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। अब देख, हमारे लिए सर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर मुझे इनिशियल मोमेंटम लिखना होगा तो इनिशियल मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म किसके बराबर है? सर मोमेंटम इन एक्स प्लस मोमेंटम इन वाई। ये तो इनिशियल मोमेंटम पहले एक्स में देख मोमेंटम कितना है। भाई एक्स एक्सिस हमारी ये है। अगर एक्स एक्सिस हमारी ये, हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस को माना है, तो इसका मास है कितना? सर इसका मास है जस्ट बिफोर टकराने की मैं बात कर रहा हूं। भाई इसने टकराया किससे? इसने टकराया जो है वो इधर की तरफ टकराया इसने। भाई इधर की तरफ टकराया इसने। अब अगर ये हमारा थीटा, अगर ये थीटा तो भाई ये भी हमारा थीटा है, तो मैंने अलग से बनाया। अब देख, इस यू का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस और ये वाला क्या हो जाएगा? यू साइन। तो यू साइन किस में लगा? भाई वाई एक्सिस इधर है पॉजिटिव, तो ये यू साइन है नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स क्या होगा सर? इनिशियल मोमेंटम इन एक्स हमारा है ये वाला। तो मैं लिखूंगा एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा आई क्या। अब वाई में देख, वाई में जो मोमेंटम है वो किधर है? भाई इधर है। तो क्या लिखूं? प्लस के माइनस? भाई माइनस लिखना चाहिए क्योंकि हमारी वाई एक्सिस इधर है और हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस इधर है। तो लिखना चाहिए सर माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा जे क्या। अब देख फाइनली मोमेंटम कितना हुआ? ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देख भाई, फाइनली हमने बॉल को पाया कि बॉल बस ऐसे जा रही थी। भाई अगर बॉल ऐसे जा रही थी तो इसका मोमेंटम सिर्फ किसमें है? भाई इसका सिर्फ मोमेंटम है एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में कितना मोमेंटम है सर? एम यू सीधा आई कैप। इधर देख भाई, इधर चल रही थी ना, हमारे लिए एक्स एक्सिस है, तो इसका मोमेंटम इधर की तरफ कितना आया? एम यू। अब देख सर, चेंज इन मोमेंटम को निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम हमारा होता है सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देख एम यू आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। ये तो चेंज इन मोमेंटम भाई आया ऐसे, एम यू आई कैप तो है सर एम यू, हाँ जी सर, एम यू माइनस एम यू कॉस थीटा इंटू आई कैप। अब देख माइनस और माइनस ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। अब इसका वैल्यू निकालना बड़ी बात नहीं है। सर क्यों बड़ी बात नहीं है? सर हमें पता, अगर हमें मोमेंटम का चेंज चाहिए, मोमेंटम का चेंज, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा सर? जो इधर आई के सामने उसको स्क्वायर कर दो। क्या लिखूं? एम यू माइनस एम यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एम यू साइन थीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो, अब इसको खोल के लिखते हैं सर, मोमेंटम चेंज का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया एम स्क्वायर यू स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा के प्लस एम स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर, माइनस 2ab तो माइनस 2m स्क्वायर
यू स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। भाई होता है ना -2ab, देख एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, -2ab तो -2 तो है, ए कितना है mu, b कितना है mu, और cos थीटा इधर आ गया, और साथ में क्या भाई, साथ में है m स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये अब इधर देख भाई, इधर है m स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर भी है m स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दो में अगर m स्क्वायर u स्क्वायर बाहर निकालेगा तो इन दो के अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1। तो सीधा लिखना चाहिए सर, जो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो है सर m स्क्वायर u स्क्वायर तो है, अब ये m स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, m स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बनेगा 1, तो ये m स्क्वायर u स्क्वायर और m स्क्वायर u स्क्वायर क्या बनेगा, 2m स्क्वायर u स्क्वायर, और साथ में क्या है -2m स्क्वायर u स्क्वायर cos थीटा। इसको फर्दर भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो, कैसे सर, अगर मैं यहां पे देखो m स्क्वायर u स्क्वायर, ये mu बाहर आएगा, अब इधर बचेगा 1, अब यहां पे 2 अंदर से बाहर, ये तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर याद करेगा ये फार्मूला किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा किसके बराबर होता है सर, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर cos थीटा की बात करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ जी सर, तो यहां पे देख ये वाला फार्मूला क्या बन के आएगा, mu अंडर रूट ऑफ 2 तो है सर, यहां है 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू देख 1, ये बन जाएगा प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसल, तो ये बन जाएगा mu, ये 1 और 1 कैंसल, 2 2 जार 4 तो 2 बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2। भाई अगर देखा जाए ना, ये सवाल बस यहां तक था, सवाल ये बस यहां तक था। क्या आप चेंज इन मोमेंटम लिख पाते हो अपनी अपनी रेस्पेक्टेड एक्सिस में? तो भाई यहां से फिर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फार्मूला अगर आपको याद है तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर से समझ, मैंने इस केस में इधर एक्स एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस क्यों मानी, इसका कारण ये है, देख मोमेंटम इस एक्सिस में जो है ना, इस एक्सिस में मोमेंटम खत्म, अब जब ये टकराया तो इसका ये वाला मोमेंटम था, ये वाला इसका वाई मोमेंटम था, लेकिन टकराने के बाद इसका मोमेंटम सिर्फ किस में रहा भाई, एक्स में रहा ना। फिर से मेरी बात समझ, जब ये टकराया तो इसका मोमेंटम इधर था, अब मोमेंटम के कितने कंपोनेंट कर दिए भाई, एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, लेकिन फाइनली ये बॉल कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना। तो मुझे बता, फाइनली इसका मोमेंटम सिर्फ बचा एक्स में, तो वाई में मोमेंटम रहा ही नहीं, तो वाई में मोमेंटम को कौन खत्म कर सकता है भाई, कोई फोर्स खत्म कर सकता है ना। ऐसा इसीलिए हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहां इसको एक झटका लगा। क्यों झटका लगा, क्योंकि जब ये टकराई तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा। अब देख वाई में इसका मोमेंटम था, वाई में इसका मोमेंटम ये वाला था भाई, ये इसका इनिशियल मोमेंटम इन वाई था, ऐसे टकराई तो ये इसका इनिशियल वाई मोमेंटम था। नॉर्मल किधर लगा भाई, ये नॉर्मल जो है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ झटका लगा, क्विकली कम टाइम में इसने इसका ये वाई मोमेंटम खत्म ही कर दिया। देख मोमेंटम इधर, नॉर्मल फोर्स इधर, तो फोर्स इसके अपोजिट में लगा तो मोमेंटम को घटाएगा। अब वो इतना खतरनाक फोर्स था, इसने इस मोमेंटम को खत्म ही कर दिया। अब देख ये वाला मोमेंटम जो है ये रहा। अब इसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट है, कि ग्रेविटी का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है मोमेंटम पे। खैर हमें इतना देखना है कि ये वाई वाला मोमेंटम अगर गया तो गया किधर, बेसिकली इस नॉर्मल ने उसको उड़ा दिया। हाँ जी, अब ये वाला देख, इसमें भी आपको बताना भाई चेंज इन मोमेंटम बताओ, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। ये बॉल रिबाउंड्स विद सेम स्पीड आफ्टर इंपैक्ट, तो यहां ये टकराई। अब जब ये टकराई, हम बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइट से हम इसको छोड़ रहे हैं, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट की हम बात करते हैं, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट की हम बात करते हैं। अब देखो भाई, मुझे पता है जब ये बॉल यहां टकराएगी इस पे एक फोर्स लगेगा भाई, जब यहां टकराएगी एक mg लगेगा, mg तो लगा भाई, वो यहां भी लग रहा था, यहां भी लग रहा था, यहां भी, लेकिन जब कांटेक्ट हुआ इनके बीच तो एक फोर्स लगा इन द फॉर्म ऑफ झटका। कहां लगा भाई, वो लगा ऐसे, वो ऐसे लगा नॉर्मल। अब देख इसका इनिशियल मोमेंटम, इसके दो कंपोनेंट कर सर, ये हो जाएगा m, देख ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे भाई, वेलोसिटी है इधर, अब वेलोसिटी इधर है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा थीटा। अब देख इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, ये बन जाएगा u cos u sin थीटा, ये बन जाएगा u sin थीटा, और ये क्या बन जाएगा सर, mu cos थीटा। फिर से समझ, ये वेलोसिटी इधर थी, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस u का ये वाला कंपोनेंट देखिए आएगा mu sin थीटा, मतलब एक्स एक्सिस में इसका ये मोमेंटम है और वाई एक्सिस में इसका है mu cos थीटा। टकराने के बाद इसने बोला भाई स्पीड सेम रही,
बट डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हुआ। तो फिर मुझे बता इसका एक्स कंपोनेंट क्या रहा? सर एक्स कंपोनेंट, और ये आ गया इसका वाई कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। सर अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की बात करते हैं। अब अगर ये वाई थीटा, तो मुझे बता ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल फिर से थीटा होगा। भाई अगर ये है थीटा, ये और ये तो हो गए टू पैरेलल लाइंस, ये इनके बीच का ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हुआ? थीटा। तो ये वाला कितना आएगा सर? एम यू कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला क्या आएगा? एम यू साइन ऑफ थीटा। अब देख मोमेंटम चेंज एक्स में कितना आया? सर एक्स में मोमेंटम चेंज आया फाइनल मोमेंटम इन एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स आएगा। देख फाइनल मोमेंटम एक्स में कितना है? एक्स में हमारा है एम यू साइन थीटा, हाँ जी सर एम यू साइन थीटा। अब इनिशियल देख एक्स में कितना है? इनिशियली एक्स में था एम यू साइन थीटा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया सर? चेंज इन मोमेंटम आया 0। कहने का मतलब अगर एक्स में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, इंप्लाइज जो एक्स में फोर्स है ना वो 0 होगा, क्योंकि इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम को चेंज कौन करता है भाई? फोर्स करता है। अब इधर देख वाई में मोमेंटम चेंज, सर वाई में मोमेंटम चेंज होगा फाइनल मोमेंटम इन वाई एंड फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इन वाई। अब देख सर चेंज इन मोमेंटम इन वाई, फाइनली कहां पाया हमने वाई का मोमेंटम? भाई वाई का मोमेंटम था ऊपर एम यू कॉस थीटा, हाँ जी सर एम यू कॉस थीटा, माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वाई कौन सा था भाई? इधर था ना, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो वो बनेगा माइनस एम यू कॉस थीटा, वो इसको प्लस बना देगा। तो कितना आया ये सर? ये आया 2mu cos थीटा। या हम ऐसा कह सकते हैं सर ये पॉजिटिव आया, दैट मींस ऊपर वाली डायरेक्शन में। हम ऐसा कह सकते हैं सर टोटल चेंज इन मोमेंटम जो आया, एक्स में कोई मोमेंटम चेंज नहीं है, लेकिन वाई में कितना आया? 2mu cos ऑफ थीटा। तो मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में भाई? इस डायरेक्शन में। अब मोमेंटम को कौन चेंज कर सकता है? फोर्स चेंज कर सकता है ना। तो किसने किया चेंज? जब ये टकराई तो इस नॉर्मल ने। भाई ये नॉर्मल जो है ना ये इतना खतरनाक था, इसका मोमेंटम इधर था mu cos थीटा, उसने उसी टाइम इसका मोमेंटम इधर mu cos थीटा कर दिया, तो ये फोर्स लगा है इन द फॉर्म ऑफ झटका। ये बहुत खतरनाक फोर्सेस होते हैं जो झटके वाले फोर्सेस होते हैं। आगे वाली कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि ये झटके वाले फोर्सेस जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है इंपल्सिव फोर्सेस, और इनसे जो मोमेंटम चेंज आता है उसी को कहा जाता है इंपल्स। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक्स में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहां कोई फोर्स लगा ही नहीं, वाई में हुआ क्योंकि वहां एक फोर्स लगा था, है ना। ओके अब ये वाला देखो, ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो एक बॉल है ऐसे, इसका मास है 50 ग्राम, हाँ जी सर, इसको हमने छोड़ा 20 मीटर की हाइट से, ठीक बात। अब क्या हुआ? ए बॉय ऑन द ग्राउंड हिट्स दिस बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ बैट विद एन एवरेज फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब यहां पे एक बल्ले से इसको हिट किया जाता है, एक बल्ले से इसको हिट किया जाता है और ऊपर की तरफ इस पे फोर्स कितना लगा? इस पे फोर्स लगा 200 न्यूटन। अब देख 200 न्यूटन फोर्स लगने से इसका मोमेंटम चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। कहां की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। सो दैट इट अटेन्स अ वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर। देख भाई इसको छोड़ा था 20 मीटर से, अब ये कहां तक चली जाती है भाई? 45 मीटर तक, यहां अब ये चली जाती है 45 मीटर तक। अब इसने क्या पूछा? अब इसने पूछा द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन कांटेक्ट विद दिस बैट इज। देखो भाई जब ये बॉल टकराई, ये बॉल ऐसे टकराई, ऐसे तो नहीं है ना, ये बॉल धीरे धीरे आई, धीरे धीरे ऐसे टकरा के फिर इसका मन हुआ मुझे जाना चाहिए, भाई क्विकली होता, बॉल टकराई ऊपर चली गई। तो मुझे बताओ इस पे फोर्स लगा होगा ना, कांटेक्ट फोर्स। भाई बॉल आई ऐसे बैट के साथ टकराई, तो इस पे फोर्स कहां लगा? ऊपर। तो उसी ने इसको इतना फोर्स दे दिया कि अब ये तो गिरी थी 20 मीटर, लेकिन ये चढ़ी है 45 मीटर। अब देख जस्ट टकराने से पहले, जस्ट बिफोर टकराना, जस्ट बिफोर इंपैक्ट इसकी रफ्तार क्या हुई होगी सर? v इक्वल टू √2gh। बिल्कुल सर √2gh1। तो v को लिखा जाएगा 2, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 20। तो ये कितना आएगा सर? v आया 20 मीटर पर सेकंड। भाई जस्ट बिफोर टकराना, जब ये जस्ट बैट से टकराई, जस्ट जब बैट से टकराई तो किस रफ्तार से टकराई? इसे बोल v1, इसे बोल v1। तो v1 की वैल्यू आई 20। तो मुझे बता इनिशियल मोमेंटम है कितना? इनिशियल मोमेंटम आएगा मास इंटू वेलोसिटी, m को ऐसे ही रख तो लिखा जाएगा 20 v1, लेकिन कहां की तरफ? नीचे की तरफ, तो मैं लिखूंगा सर -g। अब देख फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए सर इसको वेलोसिटी क्या मिली? लेट्स सपोज इसको वेलोसिटी मिली v, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना ये किस हाइट तक चली गई भाई? 45 मीटर तक चली गई ये। तो मैं ऐसा कर सकता हूं सर बाय थर्ड इक्वेशन, यहां से लेकर यहां तक टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई? v2। जस्ट टकराने से पहले क्या थी? v1। अब टकराने के बाद किस हाइट तक चली गई भाई? 45 मीटर तक चली गई। तो मैं ये कर सकता हूं सर फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अब इस केस में जब ये टकरा के उठी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू है -10 और हाइट कितनी? 40
5। तो V2 की वैल्यू आई भाई, ये है 90 इंटू 10, तो 30 इंटू 30। दैट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर टकराना 30 मीटर पर सेकंड। अब देख फाइनल मोमेंटम कितना आएगा सर, फाइनल मोमेंटम आएगा मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन हमें पता है सर ये मोमेंटम अभी किधर की तरफ है सर, ऊपर की तरफ। भाई टकराने के बाद मोमेंटम किधर आया, ऊपर। जस्ट टकराने से जस्ट पहले कहां मोमेंटम था, नीचे। तो मैंने माइनस जे लिख दिया, इसकी में क्या लिखना पड़ेगा भाई, प्लस जे। अब देख चेंज इन मोमेंटम, ये तो हमें आया सर, ये है 30, ये है 20 mg। अब देख फाइनल मोमेंटम है 30 mg। अब चेंज इन मोमेंटम कितना आया सर, चेंज इन मोमेंटम है फाइनल है 30, माइनस इंटू माइनस तो 50 mg। अब देख एवरेज फोर्स, बेसिकली जब ये बॉल टकराई कितने टाइम के लिए टकराती है भाई, 0.001 सेकंड के लिए टकराती है। तो इस बीच होता क्या, देखो ये बॉडी टकराई किससे, 20 से टकराई। भाई 20 थी ना रफ्तार इसकी जब ये टकराई। अब 20 से क्या हुआ, इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगा। अब इसकी रफ्तार होगी 20 से 10, 10 से 5, 5 से 0। अब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। भाई ऐसे ही तो वेरिएशन हुआ, लेकिन ये वेरिएशन बहुत कम टाइम में आता है, उतने टाइम में जितने टाइम के लिए ये बॉल इस बैट के साथ कांटेक्ट में होती है। तो इस बीच भी जो नॉर्मल लगता है ना, इस पे जो ये बॉल पे नॉर्मल लगा, नॉर्मल जो लगा वो बेसिकली वेरिएबल होता है, लेकिन हम उसको इतने कम टाइम में एवरेज निकालकर उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये आ गया एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स होता है सर टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ये कितने टाइम में आया, क्योंकि इतने ही कम टाइम के लिए इसके साथ कांटेक्ट में था। अब इसने बोला, बल्ले ने इस पे फोर्स लगाया कितना सर, 200 न्यूटन। अब देख चेंज इन मोमेंटम कितना है सर, 50। हाँ जी। अब मास कितना है इसका, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को लिखा जाएगा 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय, यहां से हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी। अब देख ये और ये कैंसल, तो डेल टी की वैल्यू क्या आई, 5 5 25 बाई 2 इंटू 10⁻³ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, तो ये 2 5 10 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आएगा, 0.125। हाँ जी। तो फिर से देख चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम हमारा आया 50। तो टोटल फोर्स जो लगा वो लगा 200 न्यूटन, तो चेंज इन मोमेंटम आया 50। हाँ जी। तो ये 2 50 क्यों लिख दिया हमने, 50 इंटू 50 इसका मास है 50 इंटू 10⁻³ ठीक सर। तो ये डेल टी, तो ये और ये दो कैंसल, 5 5 25 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 125। तो ये 12.5 है, सॉरी 25 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 12.5 ठीक सर। अब और एक जीरो इधर आएगा, ये आएगा 0.0125, ऐसे 0.0125 ये। बाकी आपको देखो कैलकुलेशन में आपको देखना होगा, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दैट जब ये बॉल टकराई तो किस रफ्तार से टकराई थी, √2g जो कि हमारा 20 आया। फिर हमें इनिशियल मोमेंटम आया m/v तो -20। फिर जब ये वापस चढ़ी तो हमने थर्ड इक्वेशन से देखा ये किस हाइट तक चली गई भाई, 45 तक। तो हमें पता चला इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली होगी टकराने के बाद, तो वो आया √2gh तो 30। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 30 आ गई, तो फाइनल मोमेंटम हमारा 30 m आया। चेंज इन मोमेंटम हमारा आया 50। अब कितने टाइम में, वो हमने माना जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में थी भाई, डेल टी टाइम के लिए कांटेक्ट में थी। तो हमें समझ में आया सर ये तो 50 है, चेंज इन मोमेंटम 50 m है, लेकिन मास कितना दिया है बॉल का, मास इसने दे दिया था 50 ग्राम। तो मैंने 50 लिख दिया इंटू 10⁻³ कर दिया। अब ये 2 डिवाइड होके ये सारा कुछ आ गया। तो देखो इतने कम टाइम में ये फोर्स लगा और इसने इसका मोमेंटम एकदम से, इसका मोमेंटम था 20 m, एकदम से इसका मोमेंटम क्या कर दिया 30 m। तो ये हमने इसमें कॉन्सेप्ट को सारा कुछ सीखा है। अब ये वाला सवाल एज होमवर्क आप लोगे, ये वाला, ए वेट mg is suspended from middle of a rope whose ends are at same level, the rope is no longer horizontal, find minimum tension required to completely straighten the rope। तो ये सवाल आप लोग एज होमवर्क। तो कल जब मास्टर साहिब क्लास में आएंगे सबसे पहले इस सवाल को कराएंगे और आपको अपनी जगह पे अपना जो आंसर है चेक कराना होगा। आज के लेक्चर को यही पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।